स्वागत है आपका क्लोजिंग आवर में। क्लोजिंग आवर हमारा एक खास शो है जो कि हम अपने चैनल फाउंडर इंडिया पे लेकर के आते हैं आपके लिए, और बाजार के आखिरी एक घंटे में बाजार में कैसे काम करें, कहाँ मौका बचा है मुनाफा कमाने का, क्या चीज़ें जो हमने सुबह डिस्कस करी थी या हमारे एक्सपर्ट्स ने जो राय दी थी, क्या उस पर आगे कुछ चेंज करना चाहिए, स्ट्रेटेजी किस तरीके से आगे के लिए किया जाए कारोबार, या किस तरीके से अभी कहाँ मौका है कि आज खरीद करके और कल बेचने के लिए बीटीएसटी या एसटीबीटी जैसे कुछ मौके हैं कि नहीं, ये सब जानने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट से। और सबसे पहले शुरू करते हैं नितिलेश जी के साथ में, जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नितिलेश जी स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं और हमारे साथ में अक्सर जुड़ते हैं। और अच्छी बात ये है जो हमें हाल में जानने को मिली कि अभी ये कोविड से संबंधित बहुत सारे ऐसे लोगों के मदद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। उसमें एक अनूठा तरीका इन्होंने निकाला है कि ये टेक्निकल क्लासरूम टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, और वो जो फी लेते हैं उस टेक्निकल क्लासरूम की टेक्निकल ट्रेनिंग की, उस फीस को इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड से पीड़ित लोगों के परिवारों को और उनको मदद पहुंचाने के लिए। नितिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में फिर से एक बार आपका। थैंक यू सर। नितिलेश जी, आपका जो वो इनिशिएटिव है जिस पे हम बात कर रहे थे, उसमें अभी क्या प्रोग्रेस हुई, किस तरीके से चल रहा है, थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। जी हाँ सर, अच्छा खासा रिस्पांस मिला है क्लाइंटों से भी, क्योंकि जो भी कुछ मुनाफा हो रहा है वो क्लाइंट्स थोड़ा बहुत अपनी ओर से भी डोनेट कर रहे हैं। तो अभी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तूफान का सिनारियो था, तो बीच में अभी वो लाइट्स का वगैरह इश्यू है, इस वजह से थोड़ा सा बैच अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वीक से हम लोग नया बैच प्लान कर रहे हैं, 7 या फिर 8 तारीख से। तो उसमें जो भी और वो बैच जो होगा वो प्योरली हिंदी लैंग्वेज में होगा, जिससे कि जो भी लोग हैं उनको अगर जुड़ना होगा तो वो एक बार क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। जी मिथिलेश जी, इनफैक्ट हम लोग आगे बातचीत कर सकते हैं, आगे एक बार अलग से शो के बाद में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि फाउंडर इंडिया इसमें आपका कैसे हाँ सहयोग कर सकता है और हम लोग कैसे मिलकर के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल बाजार पे एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी 15,200 पे करीब करीब आज की जो रेंज थी जो बनाई थी 145 आज का लो और 250 आज का हाई, तो वो जो 100 पॉइंट की जो रेंज है उसके करीब करीब बीचों बीच में काम करता हुआ, क्या लगता है आपको ये आज अभी थोड़ा सा सांस ले रहा है, साइडवेज ही रहेगा? जी हाँ सर, अगर आप देखोगे एक बड़ी मोमेंटम के बाद जनरली बाजार 1-2 दिन साइडवेज रहता है, तो वही मार्केट में आज का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। मार्केट आज पूरा का पूरा सीमित दायरे में देखने को मिला। जैसे कि लास्ट शो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि निफ्टी हमें 15,270 260 का हमें टारगेट मिल सकता है, वो हासिल हो चुका है वो टारगेट। अभी मैं वेट एंड वॉच करूंगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मैं यहाँ पे निफ्टी के साथ तो जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो व्यू होगा वो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू होगा, क्योंकि कई ऐसे स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं चार्ट के ऊपर, जिसमें आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो। ऐसा कोई स्टॉक अभी डिस्कस करना चाहेंगे? जी हाँ सर, एशियन पेंट का स्टॉक मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, बीटीएसटी की तरह ले सकते हैं। जी 28-25 पे है। जी हाँ सर। क्या लेवल्स दे रहे हैं? 2800 के स्टॉप लॉस के साथ हमें पोजीशन बनानी चाहिए, और ऊपर के साइड में जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 2860 से लेके 2870 का होगा। और ये जो पोजीशन आपको कल मॉर्निंग 11 बजे के आसपास पोजीशन एग्जिट कर लेनी होगी, या फिर 10:30 बजे, जो भी कुछ आपको मिल रहा होगा उसमें लेकर हमें अपनी पोजीशन क्या करनी है, एग्जिट करनी है। अच्छा, ये बीटीएसटी का सौदा दे रहे हैं आप? जी हाँ सर। ठीक है। इसमें क्या नितिलेश जी, इसमें क्या एक्सपायरी तक इसको नहीं खींचा जा सकता, और आपको नहीं लगता है कि एक्सपायरी तक इसमें कुछ और अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, या कोई डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा बहुत जितना भी मुनाफा मिल रहा है हम लोग क्लाइंट्स को बांधने को बोल रहे हैं। एक्सपायरी के हिसाब से अगर कुछ रखना होगा ना, जो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक्सिस बैंक का,
तब 728 के आसपास कुछ चल रहा था, उसको रखना चाहिए। और 740 का अभी भाव है, और जैसे ही 760 770 हमें देखने को मिल सकते हैं, तो एक्सपायरी के लिए कुछ रखना होगा तो एक्सिस बैंक रख सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने 728 पे बोला था लेने के लिए। जी, अभी भी मौका है, अभी भी लिया जा सकता है जिन्होंने तब नहीं लिया। हाँ जी हाँ, ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम जो स्टॉप लॉस बोला था 700 रुपये का, तो अभी स्टॉप लॉस जो होगा वो 720 या फिर 722 का लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं। नितिलेश जी, एक स्टॉक है SGVN। ओके सर, SGVN अगर आप देखोगे कि एक मोटा मोटी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा। जब तक ये 30 के ऊपर अगर ये पूरा सस्टेन नहीं होगा, तब तक कुछ मेरा बाइंग इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो आप इसको डोंट टच कैटेगरी में डाल रहे हैं। हाँ जी हाँ, मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा सर इसमें। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड, मैं एक दर्शक हैं शाहिद खान, उनका सवाल है। हैप्पीएस्ट माइंड का भी आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो मोटा मोटी ठीक है। 700 के आसपास एक बेस बनाते हुए दिख रहा है। तो जब तक 720 700 का लेवल जब तक होल्ड है, तब तक पोजीशन होल्ड रखें। अभी तो मेरा बाइंग का कोई भी नहीं है। जी, नितिलेश जी, स्पाइस जेट में क्या आपको ब्रेकआउट दिख रहा है? एक मिनट से मैं चार्ट चेक करता हूँ एक। इक्यासी 65 का भाव चल रहा है, करीब करीब आज के डे का हाई की तरफ ही है। 82 रुपए का हाई बनाया है 77 रुपए से, तो आज में 7% का अभी भी जंप दे रहा है। जी हाँ सर, स्पाइस जेट में काफी एक 80 के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है सर। इसमें क्या अभी भी मौका है या अब निकल चुका है? ले सकते हैं 80 बस, अगर मिलता है तो ले सकते हैं। जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है उनको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन 75 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है सर। एक सवाल आ रहा है नितिलेश जी, एल्कॉन पे। ओके एलिकॉन, ALICON। आज सर, आज में 11-12% पोजीशन तक इधर रख सकते भागा। हैं। और थोड़ा सा ट्रेंड मिस हो चुका है, जिनका पोजीशन है वो बने रह सकते हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। काफी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन फ्रेश ऐड करना मैं पसंद नहीं करूंगा। उनके लिए मौका निकल चुका है, चुक चुके हैं फ्रेश के लिए। जी हाँ सर, थोड़ा सा फ्रेश मोमेंटम नहीं है अभी लेने के लिए। ठीक है, नितिलेश जी, एक सवाल आ रहा है, के एन आर कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन ओके। एक स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ जाते हुए दिख रहा है इसको,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना एक वेट करूंगा सर, 238 240 का लेवल अगर ये सस्टेन कर देता है तो मैं इसमें लॉन्ग जाना पसंद करूंगा, और स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो 225 रुपये का स्टॉप लॉस होगा सर। 225 का स्टॉप लॉस लगा करके और इसको रखा जा सकता है। जी हाँ सर। ठीक है। 238 240 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर देता है ना तो फ्रेश पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। जी। राकेश जी का सवाल है, पीपल ऑटोमोटिव पे, कौन सा सर? PPAP। PPAP ऑटोमोटिव। एक मिनट सर, मेरे सॉफ्टवेयर में नई स्टॉक आ रहा है, ठीक है, तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके स्क्रीन पे जो देख रहा हूँ वो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को स्टॉक। ओके, अगर आप पॉसिबल होगा, अगर कैंडलस्टिक चार्ट अगर आप लगा सकते हो यहाँ पे तो थोड़ा सा मेरे को। ये 5 और डेज। सर जो एक काम कर लेना, एक डेली चार्ट लगा सकते हो तो लगा दो। ये 5 डेज है और ये 1 डे का है आज का। डेली। ओके ओके। तो कुछ खास नहीं लग रहा है सर, लेकिन 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक उसके ऊपर है तब तक बने रह सकते हैं। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये स्टॉक में, मतलब पोजीशंस लेने के हिसाब से, लेकिन 200 का लेवल जब तक होल्ड है तब तक रख सकते हैं सर। मिथिलेश जी, ओवरऑल मार्केट में आपका व्यू क्या है और अभी कोई सेक्टर है जहां पे आपको कहीं अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं? जी हाँ सर, मैं एक थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ, और हालांकि मैंने क्लाइंट्स को एसीसी सीमेंट भी बाय करवाया है, लेकिन 1870 से लेकर 1850 रुपये की रेंज पे मैंने बाय करवाया है। और एक बोलना चाहूँगा, अगर एसीसी फिर से 2000 के ऊपर सस्टेन कर देगा तो एसीसी का टारगेट जो होगा वो टारगेट होगा 2900 से लेके 3500 का टारगेट होगा। 2000 के ऊपर यहाँ कह पे रहे हैं भी ले आप सकते लेने हैं। को? अच्छा, यहाँ पे भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मैंने क्लाइंट को 1850 रुपये के आसपास काम करवाया है, तो ये 2000 के ऊपर काफी तेज हो जाएगा, और टारगेट जो होगा वो हमारा 2900 के आसपास का टारगेट होगा, पहला टारगेट सर। इसलिए जी आज ऑटो एंसिलरीज में जबरदस्त तेजी है। शायद वो कुछ खबरें वाली आई हैं जिसमें कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने फिर से प्लांट शुरू किए। हीरो मोटोकॉर्प की आज हेडलाइंस थी कि किस तरीके से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फिर से चालू करी, तो ऑटो एंसिलरीज में एक उछाल देखने को मिला। उसमें कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं? सर एक हीरो मोटोकॉर्प का, आपके जो व्यूअर्स है, आपके दर्शक है, सुबह ही मेरे स्टूडेंट्स ने एक चार्ट पोस्ट किया था। आप हीरो मोटोकॉर्प का डेली का चार्ट आप लगा लो स्क्रीन के ऊपर, और वो कैंडलस्टिक चार्ट लगाओ, डेली का चार्ट, टाइम फ्रेम होगा डेली। ओके, तो अगर आप देखोगे उसमें 3000 के आस कंटिन्यूअसली उसको रेजिस्टेंस है, और बहुत बार जाके वहां से लिया है, और जैसे ही वो 3000 के ऊपर सस्टेन करना चालू कर देगा तो एक काफी अच्छी तेजी, 15 से 20% की तेजी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आप कह रहे हैं कि अभी एक अच्छा मौका है इस समय एंटर करने का? जी हाँ सर, लेकिन मैं ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करना पसंद करूंगा। 3000 के आसपास का वो ब्रेकआउट जोन है, वो जैसे ही पार हो जाएगा तो मैं वहां पे एंट्री लेना पसंद करूंगा, और मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बोला है कि वो वॉच लिस्ट में लगा के रखो, अच्छा खासा मोमेंटम उसमें भी मिलेगा। ठीक है। मिथिलेश जी, एक सवाल आ रहा है डाबर पे। लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं पंकज जी कि क्या लंबे समय के लिए अगर डाबर लिया जाए तो ये समय ठीक है? सर डाबर पे मैं एक ऑनेस्टली मेरी राय देना चाहूंगा कि जब जब मैंने डाबर रिकमेंड किया, ऑलमोस्ट 4 बार मैंने रिकमेंड किया है, 4 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो मैं डाबर में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर चार्ट देखने के बाद 480 एक बेस है उसका, अगर वो ब्रेक कर देता है नीचे में
तो डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और ऊपर में अगर 570 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर देना चालू कर देता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरा जो व्यू है, क्योंकि ऐसे जो स्टॉक है जिसका बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट होता है तो मैं ज्यादातर उसको अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, चलते चलते नितलेश जी एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ कि किटी मल्होत्रा जी जानना चाहते हैं कि मेटल सेक्टर में कोई फेवरेट स्टॉक है आपका? मेटल में सर एक्चुअली मैंने बहुत सारे निचले लेवल्स पे दिया हुआ है स्टॉक्स को। स्टील था और जेएसडब्ल्यू स्टील भी था। मेटल में थोड़ा सा वेट कर लीजिए करेक्शन का, अगर करेक्शन मिलता है तो टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील मेरी फेवरेट पिक होगी। लेकिन सर करेक्शन का वेट कीजिए, एक 15 से 20% का थोड़ा बहुत करेक्शन अगर मिलता है तो उसमें ले सकते हैं पोजीशन। ये जितना चल चुके हैं इसमें आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको सांस लेने दें और फिर डिप आएगा, जो मौका मिलेगा तो उसके अंदर में फिर एंटर करने के मौके होंगे। बहुत शुक्रिया नितलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नितलेश जी ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हमारे साथ में अब जुड़ रहे हैं चंदर सुराना जी। चंदर सुराना जी हमारे साथ में पिछले शो में जुड़े थे, तो इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग शेयर दिया था। इन्होंने दिया था डेनोरा। चंदर जी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं और हमारे साथ में अभी हाल में जुड़ना शुरू हुए हैं, और जुड़ने के बाद में इन्होंने, बहुत स्वागत है चंदर जी फिर से शो के अंदर में। थैंक यू सर। चंदर जी ये जो आपने दिया था इसका टारगेट तो 350 के आसपास आपने दिया था, उससे तो बहुत ऊपर जा चुका है, 376 तक टच करके आया आज ही। सर 350 पहला टारगेट था, सेकंड टारगेट 400, नेक्स्ट टारगेट 500 है। और अब ये 365 के ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर 400 और 500 की जर्नी पर पड़ेगा। आप अभी भी उन टारगेट्स पे रुके हैं, आप उसका इंतजार करेंगे? सर थोड़ा प्रॉफिट जो किया है और बाकी पोजीशन होल्ड है, तो 365 के ऊपर निकले तो और वापस मोमेंटम आएगा इसमें। बहुत शुभकामनाएं आपको इस जैकपॉट शेयर के लिए, तो जबरदस्त है। इसको कैसे फिर आपने, ये 2 बार ऐसा हो चुका है, आप पहले भी ऐसे इसी तरीके की कॉल, कुछ अंदर से कुछ निकाल के लाते हैं खबर या केवल चार्ट्स के भरोसे? सर चार्ट्स पे। ठीक है, तो इसको आपसे अलग से एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे दर्शकों के लिए। इस पे एक अलग से एक सेगमेंट बनाते हैं कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स और क्या चीजें हैं जो आपको ये सिग्नल देती हैं। लेकिन फिलहाल इसमें क्या करना चाहिए डेनोरा में? क्या अभी बने रहे आप ये कह रहे हैं अभी दूसरे और तीसरे टारगेट के लिए? होल्ड करना चाहिए। नए लोगों के लिए क्या, अभी भी जिन्होंने अभी तक नहीं लिया था पिछली बार जब आपने बताया था और 300 के लेवल पे, 300 के आसपास में और वाला, तो तब अगर जिन्होंने नहीं एंटर किया, क्या उनके लिए अभी भी मौका है? सर 365 के ऊपर है, जब 365 के ऊपर सस्टेन होता है तो राइट है। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए, आपकी आवाज कट रही थी। 365 के ऊपर है सर। 369 के ऊपर आप कह रहे हैं कि फिर से नया अपॉर्चुनिटी होगी? 65 सर, 65 यस सर। ठीक है, 365 पे फिर से अपॉर्चुनिटी है। तो अभी तो 355 पे तो चल ही रहा है, तो अभी लिया जा सकता है इसका मतलब? सर पैसे जो में वापस उसको ब्रेकआउट आएगा। अच्छा, सेकंड ब्रेकआउट के लिए आप कह रहे हैं कि फिर 365 का इंतजार? यस सर। ठीक है चंदर जी, इसी तरीके की कोई और अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है कहीं बाजार के अंदर में? सर एक स्टॉक है डीएनए एक्सेल, वो अच्छा लग रहा है सर इस प्राइस पे। कौन सा सर? डीएनए सीएनए जीएनए एक्सेल। अच्छा, जीएनए एक्सेल्स की बात कर रहे हैं। यस सर। 427 के भाव पे इसमें क्या लेवल सजेस्ट कर रहे हैं? सर आपको वेटिंग मोड पे अच्छा लग रहा है। पहला टारगेट 470, नेक्स्ट टारगेट 500 और थर्ड टारगेट 550। पहला टारगेट 470, दूसरा 500 और तीसरा 550 सर। 550 तक देखा, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या देंगे इसमें? सर स्टॉप लॉस होगा 400 क्लोजिंग बेसिस। नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से बता दीजिए। 400 क्लोजिंग बेसिस। 400 क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है।
बहुत शुक्रिया चंद्र जी। चंद्र जी, और कोई चीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं अभी बाजार निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में? जो भी अच्छा लग रहा है सर। कौन सा? लुमैक्स इंडस्ट्रीज। लुमैक्स इंडस्ट्रीज। ल्यूमैक्स। और ल्यूमैक्स में क्या टारगेट्स दे रहे हैं सर? 1655 के ऊपर अच्छा लग रहा है। पहला टारगेट 1700 का होगा इसका, सेकंड टारगेट 1719 और थर्ड टारगेट 1800। और स्टॉप लॉस क्या होगा अभी 1650 के भाव? इसका टॉप लॉस होगा 1600 क्लोजिंग बेसिस। 1600 क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। और इसका आउटलुक कितना हुआ, ये टाइमलाइन कितना देख रहे हैं? सर शॉर्ट टर्म आउटलुक है सर। शॉर्ट टर्म आउटलुक है, शॉर्ट टर्म में आपको 1700 का टारगेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। क्या एक्सपायरी तक में मिल सकता है? सर कैश स्टॉक है सर। अच्छा, पॉसिबल है सर। पॉसिबल, ठीक है, ठीक है चंद्र जी, बहुत शुक्रिया ये इंटरेस्टिंग कॉल्स देने के लिए, और एक बार फिर बहुत बधाई आपको डेनोरा के लिए। थैंक यू सर। शो को आगे बढ़ाते हैं। क्लोजिंग आवर में हम आपके साथ में हैं, आपके जो भी सवाल हो आप हमसे पूछते रह सकते हैं, और हम लोग हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं जो आपको अच्छी कॉल्स, अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं। ये चंद्र सुराना जी थे, इन्होंने पिछले हफ्ते हमें ये डेनोरा बताया था, 300 के आसपास इन्होंने बाय कराया था और आज 375 टच करके आया है। हमारे साथ में अगले हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सौम्यदीप जी। सौम्यदीप जी मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत समय से हमारे साथ में जुड़े हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कॉल्स इन्होंने भी दी हुई हैं हमारे दर्शकों को। सौम्यदीप जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। गुड आफ्टरनून सर, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। गुड आफ्टरनून सर। सर, आपके यहाँ मौसम अभी बदला कि अभी भी वैसे ही है? नहीं, धीरे धीरे मौसम अभी बदल रहा है। आज दोपहर से 12 बजे के बाद से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है वेदर में। चेंज है, हाँ। ये इसी के आगे पीछे 25-26 तारीख की शायद मेरे ख्याल से डेट दी गई है जो जी। चलिए, सुरक्षित रहिएगा। कल शाम को लैंडफॉल होने वाला है, कल शाम को। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे, सब कुछ नियंत्रण में रहे। सौम्यदीप जी, अभी बाजार कैसे देख रहे हैं निफ्टी? देखिए, ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। ऑल टाइम हाई से हम लोग सिर्फ 150 से 200 पॉइंट नीचे हैं। तो जिस तरह से बैंकिंग, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि बैंकिंग स्टॉक्स और फिनेंशियल स्टॉक्स मार्केट को यहाँ से लीड कर सकते हैं। तो आज जिस तरह का बैंक निफ्टी देखिए 572 पॉइंट ऊपर है, आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को और निफ्टी को। तो अगर ये मोमेंटम यहाँ पर जारी रहता है तो ऑल टाइम हाई शायद एक्सपायरी तक देखने को मिल जाए, क्योंकि जितने हम एक्सपायरी के करीब जाते रहेंगे, मंथली एक्सपायरी है ये, मुझे लगता है जिस तरह का शॉर्ट सिस्टम में था वो धीरे धीरे कवर होने आएंगे और ऑल टाइम हाई शायद इस वीक ही बन जाए। सौम्यदीप जी, अभी ये हमारे चलते चलते आखिरी इसी क्लोजिंग आवर में, इसीलिए हमने ये शो शुरू ही किया है कि कई बार होता ये था कि लास्ट का जो मोमेंटम है या इस तरीके के मौके हम इसको मिस कर जाते थे। क्या अभी कोई मौका है यहाँ पे कुछ काम करने का आज से कल के लिए? देखिए, आज और कल के लिए बताना तो मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडर हूं, तो थोड़ा सा मेरा आउटलुक और लंबा टाइम फ्रेम थोड़ा सा मेरा लंबा होता है। एक स्टॉक जो मैं यहाँ पर रेकमेंड कर सकता हूँ वो है डी मार्ट। मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी क्या है, अनलॉकिंग को एंटिसिपेट करके चल रहा है, और अनलॉकिंग जितने भी थीम है वो शायद यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने आज सुबह ही अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था डेल्टा कॉर्पोरेशन। ये गोवा में लॉकडाउन के चलते ये स्टॉक ने एक अच्छा करेक्शन देखा था, 200 के लेवल से ये 140 तक आया था, वहां से एक रिवर्सल फ्राइडे को इस स्टॉक ने कंफर्म किया था और आज देखिए 7% बढ़ गया। मुझे लगता है डीमार्ट एक ऐसा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसने भी मार्च के महीने में अच्छा करेक्शन देखा था, 3300 से ये स्टॉक 2900 तक आया था। डाउन साइड में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया है, डेली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और जिसका ब्रेकआउट 18 मई को आया है, और ये स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए। 2900 का स्टॉप लॉस रहेगा, करंट मार्केट प्राइस में बाई करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 3250, दूसरा टारगेट 3300। और क्या ये टारगेट हमें एक्सपायरी तक मिल जाने चाहिए?
देखिए ये स्टॉक तो एफएनओ में नहीं है, डेरिवेटिव का हिस्सा नहीं है, कैश मार्केट का स्टॉक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये 1-2 हफ्ते तक ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं इसमें, 1 से 2 क्योंकि हफ्ते। मिड कैप जो स्टॉक्स है वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, और मिड कैप इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई के एकदम करीब चल रहा है। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में ये टारगेट आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा इस हफ्ते नहीं, लेकिन 1 से 2 हफ्ते में आप कह रहे हैं कि ये मिल सकते हैं टारगेट्स। ठीक है, एक जी सवाल आ रहा है सौम्यदीप जी, एबीबी पावर प्रोडक्शन। जी। आ, 1835 का रेट है क्या इसका? हाँ जी, पावर इंडिया के नाम से। जी, 3.5% ऊपर है ये स्टॉक। देखिए बोथ ऑन वीकली एंड डेली चार्ट्स ये स्टॉक तो पॉजिटिव है, ट्रेंड इसका अपसाइड ही है, अपसाइड में ही है। 1850 1860 में एक हल्का सा रेजिस्टेंस रहेगा, माइनर सा रेजिस्टेंस है, वो पिछला स्विंग हाई है इस स्टॉक का। लॉन्ग रही है इसमें, अगर 1860 को ये स्टॉक क्रॉस करता है तो 100 से 150 रुपया का मूवमेंट, यानी कि 2000 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। जी सौम्यदीप जी, एक क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहे हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक पे। जी, ये ओरिएंट इलेक्ट्रिक का एक मेजर सपोर्ट है 260 से लेकर 255 के जोन में, बल्कि 265 से लेकर 260 के जोन में। वहां से लोअर लेवल से ये स्टॉक एक रिवर्सल कंफर्म कर चुका है, अभी मिडिल ऑफ द रेंज में है। ये एक्चुअली एक रेंज बाउंड स्टॉक है, अपसाइड में 330 से लेकर 340 और डाउन साइड में 265 से लेकर 260, मिडिल ऑफ द रेंज में है। कोई भी करेक्शन अगर मिलता है तो इसमें एंट्री लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आते दिनों में 330 से लेकर 335 तक ऊपर में जो इसका सप्लाई जोन है वहां तक जा सकता है। करेक्शन पे एंट्री कर सकते हैं। अगला सवाल है दीपक मल्होत्रा जी का, स्टर्लिंग टूल पे जानना चाहते हैं और ग्रीन प्लाई। जी, ये स्टर्लिंग टूल भी मिड कैप काउंटर है, और ये आज 7% ऊपर है। मिड कैप स्टॉक्स में यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, हालांकि ये थोड़ा सा लो वॉल्यूम टाइप का काउंटर है। तो स्टॉप लॉस इसमें 185 का रहेगा, जब तक ये 185 के ऊपर है चांसेस आर हाई की अपसाइड में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, और 220 से लेकर 225 तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, और ग्रीन प्लाई भी देख लीजिए, इन्हीं का एक सवाल है। जी, एक्चुअली माफी चाहूंगा, मेरा सिस्टम आज थोड़ा सा स्लो है, यहाँ पर वेदर खराब होने की वजह से इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। जी मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं अभी ठीक चार्ट है, ओपन कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक है। जी, ओपन हो गया। ये भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बोथ ऑन वीकली एंड डेली चार्ट। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 218 से लेकर 220 के बीच में है। वहीं से ये स्टॉक थोड़ा सा आज डाउन चल रहा है। वैसे वीकली चार्ट पॉजिटिव है, तो ट्रेड तो इसमें कुछ बनता नहीं है। अगर किसी का लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है तो एक बार ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 205 का, 205 का। और एक बार ये स्टॉक अगर 225 230 को क्रॉस कर लेगा तो इसमें भी अच्छा अपसाइड बनेगा, लेकिन फ्रेश ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सौम्यदीप जी, एक सवाल है राज जी का, ये एलजी इक्विपमेंट्स पे जानना चाहते हैं, एलजी ELGI। जी, 218 का भाव चल रहा है। जी हाँ, जी 218.20 अभी करंट मार्केट प्राइस है। जी, देखिए इसका भी फॉर्मेशन तो स्ट्रॉन्ग है बोथ ऑन वीकली एंड डेली, और इसका जो मेन सपोर्ट है बेस फॉर्मेशन है 200 से लेकर 205 के बीच में। वहां से ये स्टॉक ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है।
जिसी भी दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 220 के ऊपर आएगा, ये स्टॉक फिर से अपसाइड रिज्यूम करेगा, अपसाइड जो ट्रेंड है उसको रिज्यूम करेगा, और 240 से लेकर 245 इसका टारगेट बनेगा। तो वॉच कीजिए 220 के लेवल्स को। डेली क्लोजिंग बेसिस में इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो लॉन्ग जाइए, 240 से लेकर 245 का टारगेट बनेगा इसमें। जी, एक सवाल है IRCTC पे, देख सकते हैं सुमित जी। ये IRCTC 19, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को ये ऑलरेडी रिकमेंडेड था। 1750 1760 के जोन में हम लोगों ने स्टॉक में एंट्री लिया था और अभी भी होल्ड है। 1920 इसका पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 1980। ओवरऑल इस स्टॉक का अभी जो सपोर्ट है वो 1800 के करीब है, 1800 से 1790। जब तक 1790 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, अपसाइड में चांसेस है 1920 से लेकर 1980 तक ये स्टॉक जा सकता है। क्या अभी नए लोगों के लिए भी मौका है, अभी भी एंट्री ली जा सकती है? देखिए यहाँ पर तो रिस्क रिवॉर्ड तो यहाँ पर फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि रिस्क आपका ज्यादा हो जाएगा रिवॉर्ड से, 1:1 होगा मैक्सिमम। तो मुझे लगता है डिप का वेट कीजिए, अगर 1850 1840 के जोन में भी मिलता है बाई चांस, तो वहां पर एक एंट्री का सोच सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1790। ठीक है सुमित जी, एक आपने डीमार्ट दिया है, क्या बैंकिंग सेक्टर में कहीं कुछ देख रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी? देखिए एकदम मोमेंटम, एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में अभी तो रिस्क रिवॉर्ड फॉर अ मीडियम टर्म ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड ठीक नहीं है। मोमेंटम प्ले के हिसाब से देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक, ये जो 1-2 दिन का ट्रेड होता है यानी BTS की काइंड ऑफ ट्रेड, उसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक को देख सकते हैं। हालांकि वो भी बढ़ चुका है 4%। IDFC बैंक अगर आपको 58-50 से लेकर 59 तक मिलता है तो इसमें बाई पोजीशन बना सकते हैं। 57 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है ये स्टॉक आज 1-2 दिन में 62 से लेकर 6250 तक जा सकता है। समझ लीजिए एक शेयर देख सकते हैं IGL गैस सेक्टर। जी रेंज बाउंड मूवमेंट है इस स्टॉक का, एकदम बहुत एक छोटे से रेंज में इसका ट्रेडिंग चल रहा है। 530 अपसाइड में, डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो 485 का, 485 से लेकर 480 का, इसी के बीच में कोई ट्रेड इसमें बनता नहीं है। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब तक नहीं होगा, डायरेक्शनल मूव मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। किसी का अगर पोजीशन है तो वीकली चार्ट में तो ये अभी भी पॉजिटिव है, अपसाइड में ही ब्रेकआउट मिलना चाहिए अगर वीकली ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो। किसी का अगर पोजीशन है तो 480 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई फ्रेश ट्रेड इसमें बनता नहीं है। जी ठीक है, एक चलते चलते अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिएगा। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है अदानी एंटरप्राइजेस। मिड कैप स्टॉक्स यहाँ से और भी चल सकते हैं और अदानी तो जाना ही जाता है लंबा मूव के लिए। तो फ्रेश एंट्री तो यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी 1308 का रेट चल रहा है, 1220 यानी 1220 से लेकर 1200 तक करेक्शन अगर मिलता है या तो डिप मिलता है तभी एंट्री लेने का सोचना चाहिए। लेकिन है ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक, लगातार नया हाई बनाते चल रहा है, लाइफ हाई। तो एक बार 1350 पर रुका है, अगर 1350 को फिर से क्रॉस करेगा तो हो सकता है और 100 से 150 रुपया का मूवमेंट मिले। ओवरऑल 1500 का टारगेट हो सकता है देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है स्वामीदीप जी, चलते चलते डीमार्ट के अलावा और कोई चीज जो बताना चाहते हैं या जिसको डिस्कस किया जा सकता है? देखिए डीमार्ट मैंने एक बताया, और दूसरा एक स्टॉक है, मुझे यहाँ पर IT काउंटर्स ठीक लग रहे हैं, एक्सेल टेक और लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अभी 3660 का करंट मार्केट प्राइस है, 3500 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में ये 4200 से 4300 तक भी जा सकता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। मिनिमम 2 से 3 महीने का अगर व्यू है तभी स्टॉक में एंट्री दे। जी
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमितदीप जी और समय निकालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं और हमारे साथ में अब जुड़ रहे हैं नीरव वखारिया जी। नीरव वखारिया जी जाने जाते हैं कम शब्दों और लेकिन सटीक कॉल्स के लिए, और नीरव जी आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट से ढूंढ करके हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें निकाल करके लाते हैं, मौके निकाल करके लाते हैं। नीरव जी, अभी निफ्टी को जब 15,200 पे है, कैसे देख रहे हैं आप? आज में 100 पॉइंट में ऊपर नीचे 3 बार हो चुका है। कोई खास बात नहीं है। देखिए, हमने लास्ट वीक में भी एक तेजी का माहौल देखा था, काफी बड़ी एक वीकली ब्रेकआउट हमने देखा, करीब 600-700 पॉइंट पूरे वीक में एक तेजी हुई। और आज पहला दिन है, इतनी बड़ी तेजी का थोड़ा सा एक छोटा सा कंसोलिडेशन रहता है। तो ये कंसोलिडेशन का भी मूव है, तो कुछ खास ऐसा वो टेंशन वाला नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो तेजी का है। और खास बात ये है कि आज निफ्टी में सारा दिन जो है एक थोड़ा सा ऊपर नीचे वोलाटिलिटी दिखाते हुए भी 15,200 के ऊपर बंद करने की आज पूरी कोशिश हो सकती है। तो अगर ये क्लोजिंग अगर इस तरह से 15,200 के आसपास कहीं होती है, तो मुझे लगता है कि जो सिग्नल है वो पॉजिटिव ही रहेगा। मोमेंटम अच्छा खासा पॉजिटिव है और ब्रॉड बेस हम लोग बाइंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें 15,500 15,600 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली जो एक इंटरमीडिएट हाई था 15,350 का, वो शायद हो सकता है कि कल हम इसको टेस्ट करें और अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर हम लोग 15,500 15,600 के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो 100 पॉइंट के अंदर में ही वही ऊपर नीचे और 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे वाले रेंज में चल रहा है। कहीं कोई मौका देखते हैं नीरव जी? कोई अपॉर्चुनिटी है इस समय आखिरी घंटे में कुछ करने के लिए? आई थिंक देखिए, मुझे लगता है कि बाइंग कर सकते हैं निफ्टी को। अगर किसी को ऑप्शन में बाइंग करना हो, निफ्टी की कॉल बाई करनी हो 15,200 वाली 15,250 वाली, तो बाइंग करके जा सकते हैं। कल सुबह अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो उनको एक बेनिफिट मिल सकता है, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बाकी बैंकिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो बैंकिंग में आप ICICI के अलावा फेडरल बैंक को भी देख सकते हो। छोटा सा शेयर है, 86-87 का है अभी रेट, और मुझे लगता है कि इसमें गुंजाइश है 95 तक जाने की। तो फेडरल बैंक को आप अपने निगाह में रखिए और इसको बाइंग करने के मुझे लगता है अच्छा लेवल है करंट लेवल पे। ठीक है, क्या लेवल्स दे रहे हैं सर फेडरल बैंक के? 95 तक नजर आ रहा है। ठीक है, 91 टारगेट। एक सवाल है नीरव जी आपके लिए, डेनेट नेटवर्क ट्रैक करते हैं क्या? हाँ, हाँ जी, डेन नेटवर्क। हाँ जी। देखिए, जनरली ये स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट रहती नहीं है, एक डर सा काउंटर पड़ा है। और अभी भी पिछले 6 महीने जहाँ पे मार्केट ने पूरी तेजी का मूव दिखाया, ये स्टॉक लगातार टूटते आ रहा था। 115 का हाई था पिछले साल में, और वहां से अभी टूटते हुए 47-48 के आसपास आ गया। मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड वीक है। एक छोटी सी बाउंस बैक आ सकती है 54 के अराउंड तक की, बट उससे ज्यादा भी मुझे ऊपर लग नहीं रहा है। तो ओवरऑल कोशिश ही है, और इसमें से थोड़ा सा कोशिश होकर के चलना चाहिए। बाइंग करने की मेरी सलाह नहीं है। ठीक है, इंडियन ऑयल देख लीजिए एक बार। देखिए, IOC, HPCL, BPCL सभी में काफी बड़ी मूवमेंट आई है। BPCL तो क्योंकि कल परसों जो है वो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है और उसमें एक बड़े डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन है, तो इसी के चलते BPCL भी तेज है। आज IOC ने भी अपना जो लास्ट पे जो अपना रिजल्ट दिया था उसके चलते IOC भी तेज हो रहा है, और सभी ने एक इंटरमीडिएट लेवल पर हायर टू हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है, जो कि बता रहा है कि अब स्टॉक में तेजी आ गई है। और अब यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन जो 105-106 की थी उसको डिफेंसिवली क्रॉस करके आज ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इमीडिएटली 122-125 के आसपास तक जाने की पूरी गुंजाइश है। तो करंट लेवल में भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। थोड़ा सा 102 के नीचे का सपोर्ट रहेगा और 122-125 तक का टारगेट रहेगा। नीरज जी, एक सवाल है कैनफिन पे। कैनफिन होम फाइनेंस, हाँ जी। वेल देखिए, अभी तो थोड़ा बहुत करेक्शन में था, 600 से तो 500 तक आ गया है। एक सपोर्ट लेवल है 500 का, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से हल्के से बाउंस बैक की उम्मीद है। मैं भी 540-550 तक जा सकता है, लेकिन आई थिंक फिलहाल इसी के खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ा सा इसमें अभी
फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा कॉशियस मूव देखूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कॉशियस है, और जब तक कोई डिसाइसिव मूव नहीं देता है तब तक इसमें कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अभी कल के लिए लेने का इसमें मौका नहीं है? नहीं हो सकता है 500, मतलब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी 537 चल रहा है, तो 545 550 के अराउंड तक की एक मूवमेंट देख सकते हैं। बट क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बैरियर है, तो हो सकता है कि सुबह सुबह वहां पे खुल जाए और आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका भी ना मिले। जी तो नीरव जी, बहुत छोटी सी इसमें रेंज अभी दिख रही है। फार्मा हाँ जी। सेक्टर का सारा अपॉर्चुनिटी निकल चुका है क्या पूरी, राइट? नो नो नो, देखिए फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर इस मार्केट की तेजी के लीडर है। और पिछले साल जब 2020 में जब तेजी शुरू हुई थी वो फार्मा से शुरू हुई थी, और आज की डेट में भी आप जो भी फार्मा के शेयर देखो तो वो लगातार एक स्ट्रेंथ दिखाया हुआ है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हर एक लेवल पे कंसोलिडेशन करते हुए चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रुक जाते हैं, रैली वो नॉन स्टॉप रैली नहीं आती और हर लेवल पे रुक जाता है। आई थिंक एक अच्छा साइन है कि आपको हर लेवल पे पोज मिल जाता है, तो फिर से नए लेवल्स को एंट्री करने का मौका मिलता है, नए प्लेयर्स को एंट्री करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक अभी भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी है फार्मा में, आप बाइंग करके चल सकते हैं। शिल्पा मेडिकेयर है, आरपीजी लाइफ साइंस है, कई सारे शेयर ऐसे हैं जो कि मिड कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं और इनको अभी भी बाइंग करने के लिए पूरा मौका है। नीरज जी, एक हमें दर्शक पूछ रहे हैं पंकज जी कि सबसे अच्छा डिविडेंड को प्ले करने के लिए अगर कोई मौका या कोई ऐसा वाला शेयर जो सबसे आप सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को केवल डिविडेंड के लिए चाहिए हो तो कौन सा लिया जा सकता है? देखिए डिविडेंड यील्ड तो पीएसयू में आपको अच्छा मिलता है। आईओसी की अभी हमने बात करी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। अब बीपीसीएल कल जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 50 से 60 रुपए तक का डिविडेंड अपना डिक्लेयर कर सकता है, और उसके बाद फिर अगले साल सितंबर तक, मतलब अगले 3-4 महीने के अंदर में इसका डिसइन्वेस्टमेंट भी होगा। तो डिविडेंड के लिए अच्छा अगर लेना है तो आप बीपीसीएल में अभी देख सकते हो, क्योंकि इसकी कल जब इसकी परसों बोर्ड मीटिंग है 26 को, और उसी दिन इसका बड़ा डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी जो अप्रैल में ही डिविडेंड का टाइम नहीं होता, डिविडेंड का टाइम होता है लेने के लिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो अच्छे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो डिविडेंड स्किपिंग के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो आई थिंक अभी वो पीरियड नहीं है। अब इक्का दुक्का शेयर देख सकते हो, जैसे बीपीसीएल के बुक क्लोजिंग आने वाली है तो वो देख सकते हो। बाकी अदरवाइज इस पीरियड में, मई जून के पीरियड में आपको डिविडेंड वाले शेयर बहुत कम ही दिखेंगे। नीरव जी, एफएमसीजी में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं अभी? तो एफएमसीजी में आप देखिए, मेरिको ने, कोलगेट पामोलिव ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई पिछले दिनों में, तो उसके सामने ब्रिटानिया ने एक काफी अंडर परफॉर्म किया और लगातार थोड़ा सा नेगेटिव व्यू चला है। हिंदुस्तान लीवर भी थोड़ा सा सबडूब जैसा ही रहा, हालांकि अपने प्रीवियस हाई के आसपास ही है, बट कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी का जो पूरा ग्रुप है अभी कोई क्लियर का ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। आपको कोशिश होकर के ट्रेड करना चाहिए, और अगर कहीं पे मोमेंटम की मूव मिलती है तब उसको देख सकते हैं। आई थिंक कोलगेट पामोलिव हो गया या फिर मेरिको हो गया, अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर, पिछले वीक उनका रिजल्ट आया था, उसका काफी स्ट्रॉन्गली उन्होंने परफॉर्म किया था। मुझे लगता है कि करंट लेवल आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन दोनों शेयर में एक अच्छी तेजी आने की संभावना है। तो आने वाले दिनों के लिए मैं इस गोदरेज ग्रुप में बाइंग करने की सलाह दूंगा। जी, आईटीसी को कैसे देखते हैं? क्या अभी अपॉर्चुनिटी है आईटीसी में शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए आप मे भी 215, 220 तक देख सकते हैं, उससे ज्यादा अभी तो फिलहाल ऊपर लग नहीं रहा है। 212 तक तो आज ही होकर के आया है, तो आप ये कह रहे हैं कि 215, 220 बहुत छोटा सा अपटिक के लिए अगर करना हो काम? यस, बहुत छोटा, एग्जैक्टली, बहुत छोटा सा मूव है। ठीक है नीरव जी, चलते चलते एक बार वीआईपी इंडस्ट्रीज देख लीजिएगा। जी,
वेल देखिए, आज तो इससे कुछ खास ऐसा परफॉर्म किया नहीं। 370 पे खुल करके अभी डे के लोगों के पास ट्रेड कर रहा है। पिछले अगर आप सप्ताह 10 दिन के मूव के ऊपर नजर डालो तो इसमें भी थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी कोशिश इसमें परसिस्ट कर रहा है, और मेरी सलाह है कि फर्दर टाइमिंग इसको अवॉइड करने की। अभी इसको वेटिंग वॉच में रखें, और जब भी अपना 375 के ऊपर क्लोजिंग देता है उसके बाद इसको बाइंग करने की कोशिश करें, तो उसके बाद आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 410 तक का लेवल आपको नेक्स्ट मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल पे मैं थोड़ा सा कोशिश रहूंगा, और मुझे लगता है 375 के ऊपर इसको बाई करना चाहिए। 375 के ऊपर वेट करें और उसके बाद अच्छा मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। चलते चलते एक बार जागरण प्रकाशन देख सकते हैं क्या? हमने सुबह भी बात करी थी उस पर, और प्रिंट इंडस्ट्री पे बहुत लोग बेरिश क्यों हैं? अब उम्मीद कम है प्रिंट का वापस रिकवरी का? वेल, प्रिंट का तो डेक्कन हेराल्ड हो गया, जागरण प्रकाशन हो गया, इन सब कंपनी ने एक्चुअली पिछले कई सालों का कोई रिटर्न दिया नहीं है, और उससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए, जितने भी मीडिया की लिस्टेड कंपनीज है पूरे मार्केट में किसी भी कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया। आपने अभी डेन नेटवर्क की बात करी, डिश टीवी का आप देख लीजिए, या फिर नेटवर्क 18 ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनको देख लीजिए, किसी भी मीडिया कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया। तो मार्केट की फैंसी नहीं है ये कंपनी, और इसको हमें रिस्पेक्ट देना होगा कि जो कंपनी मार्केट में फैंसी नहीं है वो फिर आगे चल करके भी अच्छे रेटिंग नहीं दे सकती। और क्योंकि इन सब कंपनी में बहुत ज्यादा साइक्लिकल नेचर होता है, और एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू पूरे साल में एक तरह का नहीं होता है, ओवरहेड बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। तो इन सबको देखते हुए इनका जो फाइनेंशियल भी है थोड़ा सा सोच रहता है, कोई कभी बहुत ज्यादा बुलिश हुआ नहीं है। तो सर मुझे लगता है कि मीडिया कंपनीज को अवॉइड करके चलना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट चली, पूरी मार्केट में अच्छी तेजी है। तो तेजी वाले शेयर पकड़े, जो कि ना कि ऐसे शेयर पकड़े जिसमें हमें आगे चल करके और भी बहुत ज्यादा वेट इन्वेस्ट करना पड़े। तो तेजी वाले शेयर पकड़ के चलना चाहिए। मुझे लगता है मेटल्स हो गया, फार्मा हो गया, इवन बैंकिंग हो गया, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मीडिया में वैसे भी जो साइकिल है वो थोड़ी ज्यादा लंबी है, तो जब मीडिया का जो काम आता है वो एक बड़ा सर्ज आता है 5-5 साल में जब इलेक्शन आते हैं, और खासकर ट्रेडिशनल मीडिया में, तो इसलिए भी शायद वो बहुत दूर होता है, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। उससे अच्छा है ये वाले जो बाकी आप सेक्टर्स बता रहे हैं कि इसमें चलते चलते नीरव जी कोई शेयर देना चाहेंगे बैंकिंग में या कहीं किसी और जगह जो आप देख रहे हो? वेल, अभी अपनी बात हुई थी फेडरल बैंक की बात हुई, आईसीआईसी बैंक मैंने लास्ट वीक भी आपको रेकमेंड किया था, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक शेयर यहाँ पे बाइंग करने की सलाह दूंगा, कजारिया सेरामिक। अपने लास्ट वीडियो में बात किया था, 930 था उस दिन, आज 952 का चल रहा है। मुझे लगता है अभी भी इसे बाइंग करने की अच्छी गुंजाइश है, आपको ऊपर में 1050 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और एक छोटा सा काउंटर मेरी तरफ से रहेगा सुबेक्स का, 56 का रेट है, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद काफी अच्छा, इसमें रिजल्ट काफी अच्छा दिया था। हालांकि रिजल्ट के बाद थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है, तो आप सुबेक्स को बाई करवा सकते हैं। ऊपर में 65 तक का नियर टर्म टारगेट रहेगा जी। एक बार चलते चलते शोभा लिमिटेड देख लीजिए। देखिए, आज पूरे जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड शेयर थे उसमें एक अच्छी मूवमेंट है, और शोभा काफी अच्छा इसमें चल रहा है। और मुझे लगता है कि 452 का 455 एक सपोर्ट लेवल था, वहीं से बाउंस इसकी आई है। 476 का भी रेट है, और जनरली शोभा में जब भी मूवमेंट आती है तो काफी बड़ी आती है। मुझे लगता है कि इसका पोटेंशियल है 500 का लेवल क्रॉस करने का। 510 क्रॉस करने के बाद ये सब आपको 535 तक भी जा सकता है, और डेफिनेटली करंट लेवल में बाइंग करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे दे रहे हैं इसमें, क्या लगा? 450 के नीचे। 450 के नीचे। कितने टाइम के लिए रखा जा सकता है, और क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है? देखिए, लॉन्ग टर्म तो मालूम नहीं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 510 535 का लेवल दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से बेहतर शो बना सकें और दर्शकों के लिए ला सकें। तो नीरज जी, आपसे भी मुझे फीडबैक चाहिए है, एक बार इस शो को बाहर से भी देखिएगा, क्योंकि अभी आप जिस पैनल से जुड़ते हैं
वहाँ से सिर्फ आप कनेक्ट होते हैं, आपका केवल ऑडियो और वीडियो आता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो दर्शक देख रहे हैं, जिस तरीके का आउटपुट चैनल का निकलता है, किस तरीके से उसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो स्क्रीन पे होती है, उसको देख करके और एक बार फीडबैक दीजिएगा कि क्या हम शोज़ के अंदर में और क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या नए शोज़ बना सकते हैं जिससे कि दर्शकों को और फायदा हो और वो सीख सकें कि बाजार के अंदर में कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जी जी जरूर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। तो बाजार 10 से 12 के साथ साथ में ये क्लोजिंग आवर का शो हमने अब शुरू किया है, जो कि सुबह 10 बजे जब हम बाजार 10 से 12 शुरू करते हैं तो साथ ही साथ हम आखिरी घंटे में क्लोजिंग आवर के साथ में 2:30 से 3:30 तक हम आपके साथ में जुड़े होते हैं और एक्सपर्ट्स को लेकर के आते हैं। तो आपके सवालों के जवाब जो हमने अभी एक्सपर्ट से लिए, ताकि हम बाजार के क्लोज होते तक भी हम समझ सकें कि हमने सुबह जो काम शुरू किया था कहीं उसमें स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है क्या, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही या बाजार कुछ किसी और तरफ तो नहीं जा रहा है। उसको समझते हुए क्या उसको आगे बढ़ाया जाए, क्या लेवल्स चेंज किए जाएं, कहाँ स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने हैं, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से सौदों को आगे ले जाना है, वो पढ़ाई हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सुबह शुरू करी होती है वो क्लासरूम, वो स्कूल बंद होने तक भी वो चले। तो ये हमारा प्रयास है कि आप तक हम अच्छी से अच्छी जानकारी आपके घरों तक, आपके इस मोबाइल फ़ोन या जैसे स्क्रीन से आप देख रहे हैं, टीवी से लेकर के किसी भी, वहाँ उसके माध्यम से आप तक पहुँच सकें, आपको ये जानकारी, आपको ये शिक्षा पहुँचा सकें कि आप किस तरीके से बाज़ार में काम करके घर बैठे मुनाफा कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। और ये एक सुरक्षित तरीका है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टिल स्टे अर्निंग, स्टे मेकिंग मोर मनी। सो दैट इज़ आवर मोटो। हम बात कर रहे हैं अर्निंग विद लर्निंग की, तो यहाँ पे हम मुनाफा कमाते हैं और कैसे कमाया जाए इसको भी सिखाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। हम आपको यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम कोई ऐसा क्लेम नहीं करते हैं कि हम इसके बहुत ज्ञाता हैं हम बाज़ार के बारे में। हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से ही आप तक पहुँचाते हैं ये सारी जानकारी, और हम ये चाहते हैं कि आप भी सीखें कि एक्सपर्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे बाज़ार में मुनाफा कमाया जा सकता है। फिलहाल इस शो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे शुक्रवार को फिर सुबह 10 बजे और इस सफ़र को जारी रखेंगे। तो हम मंडे और फ्राइडे इस हफ्ते हैं और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते में हम इसको और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें और कोशिश करेंगे कि डेली आपके सामने इसी तरीके से प्रस्तुत हो सकें और इन शो को ला सकें आपके सामने। फिलहाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।